हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल चावला द्वारा लिखा उपन्यास हजारों ख्वाहिशें। ठंडे पानी में हाथ डाला पर उससे खिलने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा छोड़ो, आज ड्राई क्लीनिंग से ही काम चला लिया जाए। पर फिर याद आया कि माँ ने नहाने के लिए कहा था। मकर संक्रांति जो थी आज, धर्म संकट शायद इसे ही कहते हैं। और घर वालों की नज़रों में तो हम ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या मजाल जो उनकी किसी आदेश का उल्लंघन कर सकते। सो हाथ में बाल्टी ली और बजरंगबली का नाम लेकर उड़ेल दी अपनी छाती पर। गुसल खाने से तैयार होकर निकला और आईने में खुद को कुछ देर निहारा। कांच को थोड़ा साफ भी किया, पर चेहरा साला एकदम वैसे का वैसा। रूम से बाहर निकला तो पाया कि जूते की हील चलने पर चरचर रही है। बगल वाले दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया। उसे हम प्यार से वाईचुंग भूटिया बुलाते थे, इसलिए नहीं कि वह नॉर्थ ईस्ट से आया था या फिर बेहतरीन फुटबॉलर था, इसलिए क्योंकि उसका असली नाम हम हिंदी भाषियों से बोला नहीं जाता था। जूते देने के साथ ही उसने मेरे बालों पर तंबू खड़ा करना अपना हक समझा। जाते वक्त बोला, स्पाइक्स लुक्स सेक्सी ब्रो। उसके दरवाज़ा बंद करते ही मैंने बालों को वापस ज़मीन पर बैठा दिया। उधार के जूते पहनकर निकले। इब्न बतूता को अचानक याद आया कि वॉलेट में चिल्लड़ समेत कुछ 100-125 रुपये से ज़्यादा नहीं है। सोचा कि नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले एक बैचमेट से वसूली की जाए। वह विचित्र सी मुद्रा बनाए बालकनी में खड़ा फ़ोन पर कहीं बतिया रहा था। हॉस्टल में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की से जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है फ़ोन पर वार्तालाप करता है तो खुद ब खुद उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कोहनी छाती से चिपक जाती है और वह अपने बाजू सहलाता रहता है। मेरा वो दोस्त भी इसी भाव भंगिमा में अपनी होने वाली प्रेमिका से गुटरगुट कर रहा था। जब मैं उस पर फ्रस्ट्रिया कर चिल्लाया तब जाकर सुना बुड़बक, ओए मोंटी, उस दिन जो तूने 500 उधार लिए थे, मेरे को वापस चाहिए, काम है। यार अभी नहीं है, उसने जवाब दिया। अभी तो 100 रुपये ही दे दे, मैंने मिन्नत की। यार मंडे को पापा अकाउंट में डलवा देंगे, दे दूंगा पक्के से, बहाना मारते हुए वह बोला। यह जो पिछले 1 घंटे से फ़ोन चिपकाए और बताओ खेल रहे हो, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने उसकी टांग खींचते हुए कहा। ओए ठंड रख कंजरा, दे दूंगा तेनू। फ़ोन के स्पीकर्स पर हाथ रखते हुए वह बोला, फिर दोबारा फ़ोन को अपने कान से चिपका लिया। बेटा अब अय्यू मांगने, एक ढीला नहीं देना है मैंने तेरे को, मैंने गुस्से में तेवर दिखाते हुए कहा। पर मेरी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ वह अपनी बंदी से बात करने में उलझा रहा। जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। सारे कमीने दोस्त मेरे ही पल्ले पड़ते हैं। पैसा मांगना होता है तो भाई नहीं है कहकर इमोशनल करते हैं। मैं मन ही मन गलियाते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। हॉस्टल से निकलकर याद आया कि सुबह जब माँ का फ़ोन आया तो उन्होंने मंदिर में माथा टेकने के लिए भी कहा था। वैसे तो हॉस्टल के सामने ही मंदिर था, पर मजाल की क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लेने के अलावा कभी उस प्रांगण में प्रवेश भी किया हो। वैसे भी भगवान से अपना रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड ही रहा है, और जब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तब से मैंने मंदिर में कदम रखा भी नहीं। बस बाहर से ही मन हाय हेलो के चलते बनता। ज़िंदगी में एक चीज़ मांगी और वो भी पूरी ना कर सके। किस बात के भगवान, मैंने कितनी मेहनत की थी पता है। माँ ने कहा ना होता तो आपके दर पर यूँ सर झुकाए खड़ा ना होता। आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसका मतलब ये मत समझना कि आपके पास कुछ मांगने आए हूँ। वो तो आंखें बंद करके कुछ ना कुछ कहना होता है तो बक रहा हूँ। खैर चलो चलता हूँ, मिलेंगे फिर कभी। जय राम जी की। मैं मंदिर में खड़ा मन ही मन बुदा रहा था। मैं अक्सर ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आस्था और धर्म के नाम पर चल रहे घूरक धंधे का कड़ा विरोध करता था। शायद इसलिए मुझे मंदिर से निकलता देख दोस्त यार हैरान थे। पर मेरे लिए तो खुद को नास्तिक कहना भी एक तरह से नास्तिकता नाम के धर्म की अनुयायी करना है। यह भी तो एक तरह की बकैती ही है। कॉलेज के गेट से बाहर निकलकर ऑटो ढूंढा। ऑटो स्टैंड पर एक भी ऑटो खड़ा न मिला। सो गुलजार का नया गीत गुनगुनाता हुआ कुछ कदम पैदल चला। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी। रास्ते भर ऑटो वाले को आवाज़ लगाई, पर सब नज़रें चुराकर सर्राटे से भाग गए। आधे रास्ते चलकर एक ऑटो वाला राज़ी हुआ, सिर्फ मेट्रो तक जाने के लिए, पर पैसे उतने ही मांगे जितने कि कॉलेज गेट से लगते। ऑटो में ढिंचक ढिंचक गाने बज रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में।
मेरे गुस्से से घूरने और टोकने का गाने की आवाज़ पर रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। मेट्रो स्टेशन पर उतरा और 50 का फटा हुआ नोट थमाकर ऑटो वाले पर अपना गुस्सा प्रकट किया, पर ऑटो वाले ने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हमारी मेट्रो पर गर्व करके अपनी हताशा को थोड़ा कम करने की कोशिश की। बाकायदा लाइन में लगकर विश्वविद्यालय का टिकट लिया। जैसे तैसे बचते बचाते धक्का मुक्की के बीच मेट्रो के केबिन में आखिर प्रवेश कर ही लिया। भीड़ के बीच से निकलता हुआ 2 कंपार्टमेंट के बीच की खाली जगह में बैठ गया। बैग में से सिद्धार्थ बसु की क्विज बुक निकाली और हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने लगा। मेरे बगल वाले कंपार्टमेंट में एक लड़की जानी पहचानी सी किताब हाथ में लिए हुए कोई जाना पहचाना सा गीत गुनगुना रही थी। उसके साथ खड़ी कुछ लड़कियां लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े और हाथ में चांद सी ढफली लेकर इनकलाबी नारे लगा रही थीं। उनके नुक्कड़ नाटक के शोर के बीच उस लड़की की आवाज़ में वह गीत मेरे कानों में गूंजता रहा। उसकी आवाज़ में गाँव के गुड़ की मिठास थी, जिसमें सुर, लय, ताल, राग सबका बोध जान पड़ता था। खच्चरों से भरे उस कंपार्टमेंट में उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो दूर हिमालय में देवदार के पेड़ पर बैठी एक कोयल गा रही हो। आखिर मैंने अपनी किताब बंद की और अपनी नज़रें उस आवाज़ के पीछे के चेहरे को खोजने में लगा दी। अलग अलग एंगल पर नज़रें दौड़ाईं, पर कभी किसी की बाहें बीच में आ जाती, किसी का चेहरा, किसी का बैग तो किसी का फूला हुआ पेट। किताब के कवर और उसकी स्वेट शर्ट के अलावा कुछ खास दिखाई नहीं दिया। काले रंग की उस स्वेट शर्ट पर लाल रंग से कैलीग्राफी नुमा स्टाइल में लिखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। जाने क्यों मैं जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर यह लड़की है कौन, जिसे यह गीत इतना पसंद है, जो है किताब इतनी मुग्ध होकर पढ़ रही है, जो शायद मेरी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक रही है। मेरी आंखें उसकी कपकपाती उंगलियों को देखती रहीं, जिन्हें वह सिर्फ किताब के पन्ने पलटने के लिए निकालती थी और फिर स्वेटशर्ट की बाजुओं में छिपा लेती थी। उसकी उंगलियों में एक सुनहरी अंगूठी सजी थी, जिस पर एक छोटा सा मोती विराजमान था। कुछ था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। उसकी कोमल कलाई का बड़ी नज़ाकत के साथ पन्नों को पलटना, उसकी जुल्फ़ों का बेबाकी के साथ समुंदर की लहर की तरह पन्नों की रेत पर आ गिरना, उसका रेत पर से लहरों को वापस हटा देना। मैं उसके साथ वह गीत मन ही मन गुनगुनाता रहा, शायद कुछ ज़्यादा ही ऊंचे स्वर में, कुछ ज़्यादा ही कर्कश आवाज़ में। आस पास के लोग देखकर हंस भी रहे थे। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उससे पहले कि गीत पूरा होता, शम्मी नारंग अंकल ने विश्वविद्यालय आने का अनाउंसमेंट कर डाला। अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। गाड़ी रुकते ही लगभग पूरी बोगी भागने को खड़ी हो गई। धक्का मुक्की के बीच मेरी निगाहें उसे ढूंढते ढूंढते कहीं खो गईं, पर जब तक मुझे वह दिखाई पड़ती, मैं वहीं ट्रेन के डिब्बे में कैद होकर रह गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। मेट्रो आगे निकल रही थी। तभी वह मुड़ी और उसकी एक झलक मेरी आंखों में पड़ी। मेरी आंखों की पुतलियाँ एकाएक बड़ी हो गईं। दिल की धड़कनें किसी घोड़े की तरह तकबड़क दौड़ने लगीं। एड्रेनालाइन रश की इस प्रक्रिया के बारे में बायोलॉजी की मैडम ने स्कूल में पढ़ाया था, पर समझ अब जाकर आया था। उस अंतहीन भीड़ में उसका चेहरा धुंधलाने लगा, जैसे कोहरे में धूप। मेट्रो अंधेरी सुरंग में खोने जा रही थी, पर उसकी वह रहस्यमयी मुस्कान, बड़ी बड़ी सी आंखें, कुछ कहने की चाह में हिलते उसके होंठ, एक तस्वीर बनकर आंखों के पर्दों पर कैद हो चुके थे। देखने में यह कोई लव एट फर्स्ट साइट टाइप क्षण भर का प्रेम ही लगेगा, पर जाने क्यों उसकी आंखों में मैंने यादों का एक समग्र महासागर देख लिया था। उसकी मुस्कान में गहरा राज छिपा था, जिसकी खोज में मैं अभी के अभी निकल जाना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।